नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर हैं। बात उस जख्म को लेकर जो भारत को दिया गया है पहलगाम के रूप में। पहलगाम में आतंकी हमला होता है, कई सैलानियों को निशाना बनाया जाता है, जिसमें कई आईबी ऑफिसर्स भी थे। जी हां, आईबी ऑफिसर तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मनीष रंजन इनका नाम है। हैदराबाद में ये पोस्टेड हैं और अपने परिवार के साथ ये पहलगाम घूमने के लिए आए हुए थे, विजिट पर आए हुए थे। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक दावा किया जा रहा है, बहुत बड़ी एक साजिश का खुलासा कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया है कि जो ये आतंकी हमला हुआ है इसमें आईबी ऑफिसर्स को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश जो है वो रची गई थी। यह दावा किसी और ने नहीं, पूर्व सेना अधिकारी हैं हनी बख्शी, उन्होंने किया है। बताएंगे क्या कुछ पूरा मामला है। अभिषेक मेरे साथ हैं। अभिषेक, जिस तरीके से ये आतंकी हमला यहां पर हुआ और एक एक करके जो अब खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से आईबी ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया, उनके परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की गई, कई जो महिलाएं हैं बच्चों को छोड़ दिया गया कि जाओ बता दो जाके कि हमने क्या किया है। पहले तो कैसे देखते हैं आप इसे, उसके बाद हम जरा उस खबर पर आएंगे और उस खुलासे पर आएंगे जो यहां पर किया गया है। चेतन, आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से आपको 1999 का जो कारगिल हुआ था अगर वो याद हो तो पाकिस्तान की जो प्लानिंग थी वो बहुत सटीक थी, बहुत मुस्तैदी के साथ प्लानिंग की गई थी। जब भारतीय सेना नीचे आ गई थी तो 2-3 महीने उन्होंने आराम से अपना सेटलमेंट जाकर ऊपर किया। ठीक वैसे ही इस वाली घटना की, उससे विस्तार से मैं जरूर बताऊंगा, ठीक वैसे ही इस वाली घटना का भी फुल प्रूफ प्लानिंग किया गया था। कितने लोग हैं, अब देखिए जम्मू कश्मीर है तो वहां बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है, सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट है, मतलब जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है सबका डिप्लॉयमेंट है। लेकिन आप देखिए कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त वहां शायद ही कोई सेना का जवान मौजूद था। वहां आपके नेवी के ऑफिसर्स मौजूद थे, आपके आईबी के ऑफिसर्स मौजूद थे कि मौत हो गई और 8 बाकी के घायल है जिस तरीके से आपने कहा। तो क्या इन आईबी ऑफिसर्स का डाटा उन आतंकियों के पास था? क्या मतलब जिस तरीके से होटल्स में ठहरते हैं और इंट्रोडक्शन हो ही जाता है, अक्सर आई कार्ड भी लोग दे देते हैं कभी कभी, तो क्या वहां से वो डाटा लीक करके बताया गया था कि आईबी ऑफिसर्स भी हैं और क्या कुछ पूरी प्लानिंग है, कहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वहां घूमने के लिए जाएंगे, उसी हिसाब से उस वक्त को चुना गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप वो चीज बताएं जो ये खुलासे इस दावे को पुख्ता करती है। देखिए, सबसे पहले जो आपने जिक्र किया कि नेवी ऑफिसर का भी कत्ल यहां पर किया गया है, उनको भी मौत के घाट उतारा गया है। पहले तो वो कहानी बता देते हैं अपने दर्शकों को। दरअसल एक नेवी ऑफिसर की मौत भी इस हमले में, आतंकी हमले में हुई है। उनका नाम लेफ्टिनेंट विनय नरवाल था। वो छुट्टियों पर आए हुए थे, मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे और 16 अप्रैल में उनकी शादी हुई थी। 16 अप्रैल, बिल्कुल, मात्र 26 साल के वो थे। कोची में पोस्टेड थे और जिस तरीके से खबर आ रही है कि वो छुट्टी मनाने आए हुए थे और पहलगाम आतंकी हमले में वो नेवी ऑफिसर, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। चलिए, एक तो ये एक हत्या का मामला। दूसरी हत्या का मामला है मनीष रंजन, जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार वो तस्वीर हम मनीष रंजन की दिखाएं अपने दर्शकों को। ये आईबी ऑफिसर जो कि विजिट पर यहां पर आए हुए थे, बताया जा रहा है बतौर विजिट पर कश्मीर गए थे। इनका परिवार भी इनके साथ था, 2 बेटे और इनकी पत्नी। लेकिन इनका परिवार अकेला नहीं था, इनके साथ बाकी और 8 आईबी ऑफिसर्स भी आए हुए थे। सब होटल में रुके हुए थे, लेकिन मनीष रंजन इस आतंकी हमले में मारे जाते हैं। खबरों के मुताबिक, जो अब तक खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक बाकी जो इनके साथ 8 आईबी अफसर्स थे वो घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अब इस बीच पूर्व सेना अधिकारी कर्नल हनी बख्शी ये एक पोस्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। मैं चाहूंगा वो पोस्ट भी हम दिखाएं। ये पोस्ट किया गया है। अब इस पोस्ट को जब हम देखें तो इसमें साफ तौर पर हनी बख्शी ने दावा किया है कि आप टाइमिंग देखिए कि एक जो अधिकारी हैं आईबी के, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी के साथ परिवार वो छुट्टी मनाने आए हुए थे और बाकी जो 8 आईबी अफसर्स हैं वो घायल हैं अब तक की खबरों के मुताबिक। हनी बख्शी ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि होटल बुकिंग, जहां पर ये लोग रुके हुए थे, ये छुट्टी मनाने क्योंकि आए हुए थे, उनकी छुट्टियों की जो प्लानिंग थी, उनके होटल की जो बुकिंग्स थी, वो किसी तरह लीक कर दी गई, या फिर पूरी कोशिश थी कि इन सभी आईबी अफसर्स को निशाने पर लेकर इनको खत्म किया जाए। यह पूरी प्लानिंग जो है वो रची गई थी बकायदा
कहीं बैठकर इनके डाटा को लीक कर, कैसे लीक करना, कैसे निकाला गया, सब कुछ देखा गया कि कौन कौन आईबी अफसर्स जो है यहां पर आ रहे हैं, कौन अधिकारी यहां पर आ रहे हैं, वो कहां रुकेंगे, कैसे ठहरेंगे, किन के साथ आ रहे हैं, कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, पहलगांव में यहां पर घूमने, जहां पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, यहां पर कितने बजे आएंगे। अब गनीमत यह रही है कि एक ऑफिसर्स जो हैं, हालांकि उनकी मौत हो गई है, बेहद दर्दनाक ये मौत है, और 8 जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो अभिषेक, इससे तो यही समझ आता है कि आप सभी आईबी अफसर्स को जब निशाना बना रहे हैं, तो इससे यही समझ आता है कि क्या साजिश रची गई, बिल्कुल, क्या प्लानिंग जो है वो रची गई कि टारगेट पर सभी आईबी अफसर्स थे। यही हनी बख्शी कह रहे हैं। बिल्कुल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी और अलग अलग जगह के अधिकारी, अब देखिए वो कश्मीर के नहीं थे, वहां घूमने आए हुए थे। ये बताता है कि चेतन, हमारा जो इंटेलिजेंस फेलियर रहा वो एक बार फिर से हुआ। मैं उस बात को कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूंगा कि जिस तरीके से कारगिल के दौरान हमें 98 थ्रेट्स मिले थे, मतलब 98 इनपुट्स मिले थे। अगर ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, जो मेजर विक्रम बत्रा हैं, उनकी एक किताब है, उनके सिस्टर ने उनके जाने के बाद उनके डायरी के बेस पे वो किताब लिखी है। इसमें साफ तौर पे चीज मेंशन की गई है कि 98 इनपुट्स मिले थे हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, उसके बावजूद भी उन पर गौर नहीं किया गया। और अभी जब ये हमला हुआ उसकी शुरुआत में भी ऐसी खबरें निकल कर आई थी सूत्रों के हवाले से कि 8 इनपुट यहां भी मिले थे, लेकिन ये एक बार खबर आई, उसके बाद इस पर किसी की पुष्टि नहीं हुई, इस खबर को दबा दिया गया। क्या कुछ हुआ मैं उस बारे में भी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इतना फेलियर हमारी एजेंसियों का नहीं हो सकता। तो क्या ये एक लापरवाही है? और ये जो 27 लोगों की फिलहाल निर्मम हत्या की गई है वो एक फेलियर के तौर पर की गई है कि एक्टिवनेस नहीं दिखाई हमारी एजेंसीज ने। ये यही दिखाता है कि एक साथ आईबी ऑफिसर, नेवी के ऑफिसर को टारगेट करना, चेतन, कहीं ना कहीं ये बताता है कि आज भी जिस तरीके से राजा भैया ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कश्मीर में आज भी अलगाववादियों की कमी नहीं है और ज्यादातर लोगों की जो सोच है वो अलगाववाद से प्रेरित है, वो इस चीज को दिखाती है। क्योंकि कोई भी अगर देश का सच्चा नागरिक होगा तो आतंकवादियों तक वो अपने देश के अधिकारियों की मुझे नहीं लगता कि जानकारियां पहुंचाएगा अगर उसके दिल में जरा सा भी 1% भी देश प्रेम रहा होगा। अब देश प्रेम नहीं है, अलग होने की मांग है, अलग होने की बात है, आज भी अलग होने की दिल में कहीं ना कहीं जो कसक है वो पल रही है। उसी के तहत ये जानकारी अगर पहुंचाई गई है तो उसी के तहत ये पहुंचाई गई है। और अब वाकई में मेरे हिसाब से बहुत पुख्ता तौर पर, बहुत संजीदगी के साथ जांच करने की जरूरत है। और गद्दार कौन है? जिन लोगों ने इन आतंकवादियों को पाकिस्तान से आने में मदद की, ठहराने में मदद की और ये हमला करने में मदद की, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे अभी 26/11 का, तब वो राणा पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर था, अमेरिका गया, हेडली के साथ वहां कनेक्शन बना, फिर हिंदुस्तान आया, रेकी की। तो चेतन, आपको क्या लगता है कि हेडली और तब राणा दोनों आए और वो प्लानिंग करके चले गए? नहीं, यहां भी कुछ लोगों से संपर्क हुआ होगा, किसी ने घर भी किराए पे दिलवाया होगा, किसी ने गाड़ी भी दिलवाई होगी, किसी ने एड्रेसेस भी दिए होंगे कि नरीमन हाउस में यहां पर यहूदी रहते हैं, उन लोगों को टारगेट करो। तो सारी चीजें अब मिलाकर देखने की जरूरत है। और गृह मंत्री जिस तरीके से फिलहाल कश्मीर में है, उम्मीद करता है देश के वो कुछ कड़क एक्शन ले, सॉलिड एक्शन ले, जिससे देश नहीं, एक्शन तो होगा। देखिए अभिषेक, एक्शन तो होगा। और जो आपने जिक्र किया कि तहव्वुर राणा यहां पर आता है और जो उसका सहयोगी हेडली जो है वो यहां पर आता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग इसके पीछे भी थे। सिर्फ वो 2 लोग जो है वो रेकी करके चले जाएंगे, ये बहुत अटपटा सा भी लगता है, बहुत अटपटा सा भी लगता है। लेकिन तहव्वुर राणा का इलाज जो है वो इस वक्त जारी है। और मुझे इस बात में अब कोई शक भी नहीं है कि ये आतंकी का जो हमला अंजाम दिया गया है पहलगाम में, बहुत बड़ी गलती आतंकियों ने तो कर दी है, ठीक है, लेकिन इसका जो सीधा सीधा असर है वो तहव्वुर राणा की जांच में भी सामने आएगा। उससे और कड़े तरीके से हमारी जांच एजेंसियां जो है वो पूछताछ करने वाली हैं। उसके तमाम जो स्लीपर सेल्स हैं जो भारत में, कश्मीर में एक्टिव इस वक्त हैं, उन सबको खोदने का जो है वो वक्त आ चुका है। और यही बात आपसे कुछ देर पहले जब मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब से कर रहा था, उन्होंने हर बार इस बात को कहा कि चेतन, हमें स्लीपर सेल्स को खोदने की जरूरत है, स्लीपर सेल्स को ठिकाने लगाओ। इनकी कोई औकात नहीं है कि यहां पर आके घुसपैठ करके इस तरह के कायराना हमलों को अंजाम दे भी पाए। स्लीपर सेल को ठिकाने लगाने की जरूरत है, खोजो। और सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर में आप एक हैंड जो है वो दे दिया जाए, यानी कि एक कमांड एंड कंट्रोल जो है वो दे दिया जाए किसी एक व्यक्ति को, एक बहुत बड़े अफसर को, ताकि वो एक व्यक्ति जो है वो सब कुछ कमांड एंड कंट्रोल करे, उसको सारी जो है रिपोर्टिंग जो है वो की जाए।
अलग अलग जो डिविजन्स बनाई हुई हैं उसमें रिपोर्टिंग ना हो, कोई कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन गैप ना हो, ये एक बहुत जरूरी बात उन्होंने कही है, एक सुझाव जो है वो दिया है, क्योंकि वो भी एक बड़े पद पर रहे हैं। अब जरा जाते जाते मैं अपने दर्शकों को ये हनी बख्शी जो हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि भाई आईबी ऑफिसर जो थे, क्या उनके जो डिटेल्स हैं वो लीक की गई, क्या सच में उनको ही निशाने पर लिया जाने का जो प्लान था वो ये था। जनरल हनी बख्शी जो हैं वो माफ कीजिए, कर्नल हनी बख्शी जो हैं वो टीएसडी यानी कि टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन जो है उसके भी कमांडर रह चुके हैं, और ये जो पोस्ट है ये 26/11 के बाद क्रिएट की गई थी, तो ये एक बहुत बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। तो इन्होंने जब ये पोस्ट किया है तो कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी इस बात को सोच सकते हैं, इस बात को उन्होंने अपने सामने रखा है कि ये भी एक पॉइंट हो सकता है, इस हिसाब से भी जांच हो जानी चाहिए, किया जा सकता है इसे। और शर्म की बात मैं आखिरी बात कहूंगा, उसके बाद आप क्लोजिंग कर सकते हैं, कि वो आतंकी आते हैं, 4 लोगों की पहचान की गई कि 4 लोग हैं, वो आते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं। सोचिए, वो चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, और ढूंढने पर भी काफी वक्त हो चुका है, लगभग 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब तक कोई भी हत्या नहीं चढ़ा है। ये बहुत शर्म की बात है। देखिए अभिषेक, हम तमाम बातें कर रहे हैं, मैंने इस बात को कहा कि हम तमाम बातें कर रहे हैं, हम हमारी जांच एजेंसियां आप काम करेंगी, हमारी सेना जो है वो एक्शन मोड में है, गृह मंत्री एक्शन मोड में है, पीएम मोदी वापस आ रहे हैं, तमाम चीजें होंगी, हर चीज होगी, लेकिन ये जो आतंकी हमला है ये एक और जख्म है भारत के ऊपर, क्योंकि हम ना अटैकिंग नहीं रहते, हम डिफेंसिव रहते हैं। बिल्कुल। आप रशिया का यूक्रेन का एग्जांपल अगर दूं मैं आपको, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया? क्योंकि उसने कहा कि मुझे नाटो में जाना है, गया नहीं था, सदस्य नहीं बना था, लेकिन उससे पहले उसको ठोक दिया कि भैया जाने दूंगा नहीं तो दूंगा नहीं। कब तक डिफेंसिव रहेंगे? कब तक हमला होने के बाद जवाब देंगे? अरे भैया पहली कमर तोड़ो ना उनकी। सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक, हम उन सांपों को पाले बैठे हैं, हाँ, जो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, वहां पर परमाणु है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम अपने भाषणों में, हमारे नेता ये भाषण में ये तो कह देते हैं कि अरे हमारे पास उनके पास परमाणु है तो क्या हमारे क्या दिवाली पे चलाने को है? ये सिर्फ बयानों से अब काम नहीं चलने वाला, ये भी अब समझ गए। बयान थे, हो गए, अब करिए, अब फोड़िए, ताकि उनका परमाणु जो है वो उसकी भी औकात खत्म हो जाए। बयानवीर बनने का वक्त गया, बयानवीर बनने का भी खत्म हो गया। उनकी जो औकात है वो भी खत्म कीजिए, जो बची कुची उनकी औकात है हमारे पड़ोसी की। आटा तो नहीं रहा उनके पास, अब वो पानी भी ना रहे, खत्म करिए। और मुझे बार बार वो बयान सामने आ रहा है जीडी बख्शी का कि भैया फटीचर मुल्क है, उसको बिल्कुल तोड़ दो, खत्म करो उसे, क्यों सरदर्द बनाए बैठे हैं, और जो उनके जो ये 2-4 सांप पाले बैठे हैं इनको भी भगाओ। बहुत हो गया, बहुत तमाशा हो गया, बहुत हमने सिविलियंस को खो लिया, सब कुछ हो गया। छोटे छोटे बच्चों को हर त्योहार पे पुलिस के पहरे में हमें त्योहार मनाने पड़ते हैं कि कहीं आतंकी हमला ना हो जाए, और उसके बावजूद ये सब हो जाता है, तो बहुत बड़ा ये डर है, बहुत बड़ा फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ठीक अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें, और तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए पहलगाम से जुड़ी रही एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।